धर्म से ही राष्ट्र है, राष्ट्र से धर्म नहीं। कहाँ सीखा? बेरोजगारी गई तेल लेने, भ्रष्टाचार गया तेल लेने, और वो भुखमरी इंडेक्स गया तेल लेने, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स गया तेल लेने। बस ये क्यों बता दिया कि तू मीट क्यों खा रहा है सावन में? दीप कंपनी से कौन लिया? अरे भाई जिसने भी लिया, मैं कह रहा हूँ जिसने भी लिया, नहीं लिया, बीजेपी ने लिया। खुल के कहने में डर लगता है। सवाल सुनिएगा कि सिर्फ चिल्लाना है। हाँ बताइए क्या सवाल है? इलेक्शन में बात किस पे हो रही है? महंगाई, बेरोजगारी, इस पे? तो यहाँ चिकन मटन मछली पे क्यों हो रहा है? नहीं, सब पे होना चाहिए, सब पे होना चाहिए। सुन लीजिएगा, बड़े गौर वाली बात बोलिए ना, हम सुनना है। चाइना के सामान की और मोदी की जमान की कोई गारंटी नहीं है। नया नारा है मोदी जी का, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, अगर नहीं दिया तो ईडी आईटी सीबीआई का डंडा दूंगा। तो कांग्रेस आजादी से पहले की पार्टी है और करीब 55 से 60 सालों तक कांग्रेस ने देश पे राज किया। केंद्र में भी सरकार रही और कई सारे स्टेटों में भी सरकार रही, लगभग हर स्टेटों में सरकार रही। थोड़ा बहुत उलटफेर मैंने चल सकता है। और आज उस आज़ादी से पहले की पार्टी की हालत यह है सर कि उस उत्तर प्रदेश में जो मुलायम और काशीराम से पहले और एक बार कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही यूपी में और कई सारे स्टेटों में रही। लेकिन उस उत्तर प्रदेश में सर आज कांग्रेस की यह हालत हो गई है कि 80 में से 17 सीटों पर लड़ने के लिए मजबूर हो गई। आइए, 10 सालों में क्या काम हुआ? किस बेस पे मोदी जी वापस आ रहे हैं? देखिए, बहुत सारे, कोई घबराहट नहीं है सर, बहुत सारे ऐसे काम हुए, बहुत सारे ऐसे काम होने वाले हैं। क्या क्या होने वाले? क्या क्या हुआ? सर जी, सबसे पहले जो है घोटाला होगा और दोबारा। एक तो घोटाला करके बैठ रखे हैं बहुत सारे, कोई चीज का जवाब नहीं है उनके पास। कोर्ट में जाते तो कोर्ट ऐसे करके बैठे रहते, जवाब नहीं दे पा रहे। हाँ, और आप कर रहे कि 400 पार, उधर नीतीश जी करे 4000 पास, तो मोदी जी का पैर पकड़ते नीतीश। अरे जाके देखो यार, क्या यार शर्म की बात है यार। क्या बात करोगे यार? लेकिन आप ही बोलते रहिए। आप बात कर रहे हो, चाचा जी ने आपको घेर लिया। नहीं, घेरने लिया, हमारे घेर लिया। मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ। मैं वही जवाब दीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड। जवाब यही है कि इन्होंने बोला साबित, ठीक है, मान लीजिए साबित नहीं हुआ, लेकिन यही केजरीवाल जी ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पे चैलेंज दिया था कि हमारी गिरफ्तारी जो है वो गलत तरीके से हुई। कोर्ट ने बोला कोई गलत तरीके से नहीं हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड पे देखिए ऐसा है कि दो चीज होता है, दान और श्रद्धा। ये सही रहा। एक मिनट, सॉरी, अब थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी ये क्लियर कर दीजिए, ये दान है या श्रद्धा? अरे कर दे। और दान, ये दो चीजें होती है। दान दिया जाता है श्रद्धा से और चंदा दिया जाता है विश्वास पे। जिसने भारतीय जनता पार्टी विश्वास किया, भाजपा को चंदा दिया। और जो दान होता है, दान की कोई जो है क्या कहते हैं वो नहीं होती है, क्लैरिफिकेशन श्रद्धा है दे दिया। ठीक है भैया, इलेक्टोरल बॉन्ड, दान और चंदा। हाँ, दान और चंदा। दान क्यों दिया गया? क्योंकि ईडी की रेड पड़ रही थी। शरद चंद्र रेड्डी है, उसके ऊपर ईडी की रेड पड़ी, 6 महीने वो जेल में रहा। अब ये केजरीवाल में वापस मुद्दे पे आते हैं, तो केजरीवाल 6 महीने में जेल में रहा। उसके बाद उसने 4.5 करोड़ का चंदा तब दे दिया था। उसके बाद उसको मिल गई जमानत मिला गया हवाला के पीठ में दर्द है जी, चलो जमानत दे दी। जमानत पे छुटते बाहर आते उसने 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को और दे दिया। उसके बाद वो बन गया सरकारी वादा माफ गफा। ठीक है जी। उसके अलावा आप अरविंदो फार्मा को देखो, अरविंदो फार्मा को नवंबर में रेड पड़ी, दिसंबर में उसने चंदा दे दिया, उसका मामला खत्म। एयरटेल को रेड पड़ी, एयरटेल को स्पेक्ट्रम हासिल करना था पिछली बार, जब आपको याद हो 143 सांसद सस्पेंड करे गए थे, तो 143 सांसद बाहर थे और एयरटेल के फेवर में वो कानून पास कर दिया गया था। एयरटेल ने 333 करोड़ रुपए का चंदा उठा के इनको दे दिया। जहां ईडी का डंडा फटकारा गया है, या तो पहले या बाद में, महीने 2 महीने का 3 महीने का गैप है मुश्किल से, अगर किसी के ऊपर डंडा फटकार दिया ईडी ने, तो उसके बाद उसने जाके चुपचाप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा दे दिया, मामला वहीं का वहीं फिनिश। या फिर ऐसा हुआ है कि अगर चंदा नहीं दिया तो ईडी पहुंच गई, उसके बाद में उसने चंदा दे दिया तो मामला खत्म हो गया, वो पहले चंदा देके बरी हो गया। टोटल डंडे का खेल है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, और आज का नया नारा है मोदी जी का, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, अगर नहीं दिया तो ईडी आईटी सीबीआई का डंडा दूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं तो उस पे जो है ममता बनर्जी के बारे में बात कर लें, कांग्रेस के बारे में बात कर लें और भी पार्टियों के बारे में बात कर लें। आप ही ने दान चंदा की बात की है। दीप कंपनी से कौन सा दान और चंदा? पक्षपात वाली पत्रकारिता मत कीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर सवाल कीजिए। अब जैसे ही बात पूरी नहीं, आप बार बार टोकेंगे तो मजा नहीं आएगा सर। मैंने यही कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू यदि भाजपा ने ही चंदा लिया हो तो गलत है। जिस पार्टी को जितना जिसकी कुवत हुई, जितना जिसके अंदर ताकत थी, जितना इसके अंदर जो है क्या कहते हैं कैपेसिटी थी, सबने लिया। कैपेसिटी का मतलब ये कि जितना जिसका जनाधार था, जितना जिसका विश्वास था लोगों को, उसने लिया, सबने लिया। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा वो नंबर 1 में है, नंबर 2 का किसी हवाला का पैसा नहीं है। दूसरी रह गई, नंबर 2 का नहीं है। क्या कह रहे हो? नंबर 2 का नहीं है, टोकने में मजबूर खुद कर देते हैं। मैं क्षमा चाह रहा हूँ।
एक इंटरव्यू में दिखाऊंगा रवीश कुमार जी का। अरे रवीश कुमार को छोड़िए, हाँ, नहीं, सुप्रीम नहीं, कोर्ट ने कैसे पहले उसको उनका अनलीगल वक्तव्य- बता दिया? पहले वक्तव्य अगर वो लीगल है तो अनलीगल पहले वक्तव्य तो सुन लीजिए मान्यवर, आप कहेंगे तो आपके कैमरे पे प्रूफ दिखा दूंगा वीडियो, अभी थोड़ा ढूंढने में टाइम। रवीश कुमार क्या है? रवीश सुप्रीम कुमार कोर्ट को पूरा विपक्ष सबसे सर्वश्रेष्ठ पत्रकार मानता है। रवीश आप क्या कुमार मानते ने हैं? सुप्रीम कोर्ट? क्या कह रहा हूँ, नहीं मैं भी उनको पत्रकार मानता हूँ। हाँ, तो उनकी बात क्यों रख रहे हैं? छोड़िए अरे सुप्रीम भाई, कोर्ट की बात। आप जब डिबेट कर रहे हैं तो तथ्य लीजिए ना। अरे सर जी, सुप्रीम कोर्ट की बात करिए ना। रवीश कुमार आप क्या जब है? बीफ कंपनी की बात कर लिए, आप इलेक्टोरल अरविंदो फार्मा की बात मैंने कर किसी लिए। पार्टी का नाम नहीं लिया। नहीं फिर आप फिर पत्रकारिता नहीं पूरी करें। वीडियो दिखा दूंगा, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। आप पहले 2 मिनट अगले की बात सुनिए, फिर बीच में टोकिए और सबका जवाब मिलेगा हाँ, आपको। बोलिए। ऐसे मजा नहीं आता। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि रवीश कुमार जी ने कुछ साल पहले की बात है, उनका अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू ले रहे थे। एक करावल नगर का एक व्यक्ति है जिसने अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को 55 लाख रुपए का चंदा दिया। चंदा दिया तो 55 लाख रुपए का? 55 लाख रुपए का, मैं वीडियो दिखा दूंगा। ठीक और है, आगे चंदा दिया तो उसमें खाली उस व्यक्ति का नाम था। रवीश कुमार उनसे पूछे केजरीवाल जी से कि इस व्यक्ति ने 55 लाख कैसे चंदा दे दिया है, क्या करता है, क्या बैकग्राउंड है, आप बताइए। कह रहा मुझे नहीं पता। केजरीवाल जी ने कहा मुझे नहीं पता। तो रवीश कुमार ने जो बोला आपको जानना चाहिए भाई। बोले मुझे क्या गर्ज है, अरे पैसा मेरे खाते में आया, नाम आ गया, मुझे क्या गर्ज है, कौन दे रहा है पैसा, क्यों दे रहा है, कैसे। हम तो एक बात जानते हैं, सुन लीजिएगा, बड़े गौर वाली बात बोलिए है। ना, हम सुनना है। चाइना के सामान की और मोदी की जमान की कोई गारंटी नहीं है, ये ध्यान रखिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे ये कह रहे हैं कि किसने किसको दिया, किसने किसने। सबसे बड़ी लाभार्थी बीजेपी 6066 करोड़ का चंदा लेके। दूसरे नंबर पे टीएमसी है, तीसरे नंबर पे कांग्रेस है। ना कांग्रेस ने कभी कहा, ना टीएमसी ने कभी कहा कि इसकी जांच मत कराओ। उन्होंने कहा खुला है, जो मर्जी जांच करा लो। अब सुनो, सबसे पहली बात, 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच करी। 7 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 100 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद कर चंदा दे दिया। उसके बाद रेट फिनिश, खत्म कहानी। क्या हुआ? 409 करोड़ की जो संपत्ति अटैच करी थी कोई नहीं जानता आज तक। और फ्यूचर गेमिंग का मालिक कौन है पता है? सेंटियो मार्टिन, सट्टा किंग के नाम से उसको जाना जाता है। 500 करोड़ उसकी टोटल टर्नओवर मानी जाती है। और उसने 1400 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के जो है बीजेपी को दिए ताकि उसे सेफ्टी मिल सके। पहला करोड़ 1400 करोड़ 1400 करोड़ टोटल उसकी जो है नेटवर्थ ही पूरी कंपनी की 500 करोड़ है। और 500 करोड़ होने के बाद 1400 करोड़ के वो चंदे दे रहा है। कहाँ से दे रहा है? उसके सट्टा चलता है, ऑनलाइन सट्टा चलाता है वो, सट्टा किंग इसलिए उसको कहा जाता है। अप्रैल 2003 में मेगा इंजीनियरिंग करोड़ों का चंदा दिया। मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया गया, जिसमें टनल आपको मुनस्यारी में देखा था ना, कैसी टनल बनाई थी कि जिसमें हमारे मजदूर फंस गए थे। क्यों? क्योंकि चंदा दिया है तो उसने घटिया माल लगाना ही लगाना है। मजदूरों की जान की क्या कीमत है? उसने तो अपना ठेका हासिल कर लिया 14.5 करोड़ जाओ, थोड़ा रुकिए। कि टीएमसी को भी 1400 करोड़ का चंदा दिखाइए ना। सर जी, थोड़ा बहुत टाइम दिया, रुकिए TMC ने आप। किस बात से कितना लिया? ये मेरी बात सुनो, ये 2010 से पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड का पता चलना चाहिए था ना। इससे पहले था ही नहीं। 14 सुनो 2010-14 जब तक दूसरी सरकारें होती थी तब 2010 से पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड था ही नहीं भाई, कब हुआ? इससे था ही मैं नहीं। ये नाम चेंज करके आज गूगल पे आप देख रहे हो, हाँ। आप नाम चेंज करके आज गूगल पे देख रहे हो इलेक्टोरल बॉन्ड फलाना बॉन्ड। पहले भी चंदा चलता था, ऐसे सरकारें खड़ी नहीं होती है। जब पहले कांग्रेस का रोल होता था तो उस टाइम तो पता ही नहीं होता था कौन किसको चंदा क्या दे। क्या चाहते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, क्या चाहते हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर पहले कांग्रेस ने खुलासा नहीं किया, नहीं किया, उन्होंने कभी भैया बोला ही शर्मा नहीं। जी, आज ये कांग्रेस ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का खुलासा नहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड थे ही नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड लॉन्च कब हुए? नाम 2017-18 में लॉन्च किसने करे? वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब थे। जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है 2017-18 में। 17-18 में सरकार किसकी थी? नहीं, इसी जिम्मेदारी तो वाकई ऐसे लोगों के हिसाब से तो हर चीज की जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की ये बनती है कि वास्तव में नेहरू जी की एक गलती मैं हमेशा कहता हूँ कि वास्तव में उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। 1948 में 49 में आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दिया था पटेल साहब ने, और नेहरू जी ने अपनी दरियादिली दिखाते उस प्रतिबंध को हटा दिया, जिसकी जड़ें आज हमें पूरा देश भुगतना पड़ रहा है। अगर वो आरएसएस पे प्रतिबंध बरकरार रहता ना तो आज देश की हालत नहीं होती। दूसरी बात, अब इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करी। वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब 2017-18 में इसको लेके आए थे इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू आप लोग चंदा दे सकते हो। जैसे ही उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी थी 2018 में, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इस बात को बोल दिया था कि भाई ये आगे चल के बहुत बड़ा स्कैम साबित होगा। और जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड लॉन्च करे थे ना, कारपोरेट घराने के 20,000 करोड़ रुपए के टैक्सेस तो तभी माफ कर दिए थे जेटली साहब ने। और उसके बाद ये चंदे का खेल शुरू होता चला गया। वो तो भला सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने पूरा डंडा देके आज सबके सामने रख दिया है। लेकिन ये लोग तो फिर कभी मानते नहीं, ना भी मानेंगे। तो भैया भी किसी बात पे आप सवाल कर लो, बीजेपी की कोई इन्हें कमी गिना दो, ये कभी नहीं मानेंगे। नहीं बीजेपी गलत है ही नहीं। आप इनसे मणिपुर पूछ लो, मणिपुर गलत हुआ है, कभी नहीं कहेंगे ना ना ना, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ये तो कुछ नहीं, इमीडिएट कहेंगे संदेश खाली भी तो हुआ, राजस्थान भी तो हुआ, और वो वहां भी तो हुआ, पश्चिम बंगाल भी तो हुआ। लेकिन इनके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि हाँ मणिपुर गलत हुआ था। ये भी सर्च करें कि 6 वे और 4 वे का जो 2014 से पहले का डाटा था, क्या उसमें और 2023 में कुछ अंतर है या नहीं? जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैं बता देता हूँ, 60% डबल हुआ।
हाईवे की बात कर रहा हूँ। हाईवे की बात कर रहा हूँ, जो जाल बिछा हिंदुस्तान में। आप अगर जब डेवलपमेंट की बात करोगे, सुनो 91,000 किलोमीटर का हमारा हाईवे था 2014 तक, और आज जो हुआ है वो 1,21,000 किलोमीटर का हो गया। टोटल ऑन एन एवरेज लगभग 30,000 किलोमीटर का एक्सटेंशन हुआ है। लेकिन उस 30,000 किलोमीटर में सबसे बड़ी कलाकारी क्या है, अगर 4 लेन का हाईवे बनाया ना तो 4 लेन को 4 किलोमीटर में काउंट करा गया है। 6 लेन का हाईवे बनाया तो उसे 6 लेन में काउंट करा गया। इससे पहले जो गणना का तरीका था कि अगर हाईवे पूरा बन गया, 2 लेन 4 लेन 6 लेन कोई भी हो, अगर हाईवे 10 किलोमीटर का बनाया तो उसे 10 ही किलोमीटर माना जाएगा। अब इनके हिसाब से अगर 10 किलोमीटर का हाईवे 4 लेन का बना दिया गया तो 10 चौक 40 किलोमीटर इनके हिसाब से काउंटिंग होती है। जो डाटा नया पेश कराया उसके हिसाब से जो बना है 30,000 किलोमीटर एक्सटेंड हुआ है। अगर उसे हम 4 लेन के हाईवे से भी बांट लें तो मात्र 7,500 किलोमीटर का एक्सटेंशन हुआ है। लेकिन ये डाटा कभी गहराई में नहीं जाते, इनको ऊपर से जो व्हाट्सएप पे आ गया वो पढ़ लिया, गहराई में हाँ बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ है मेरे पास, सब प्रूफ होते हैं। बिना प्रूफ मेरी कभी भी कोई बात आप काट ही नहीं सकते। हाँ जी, रुक जाओ भैया, अरे भैया रुक जाओ। इलेक्ट्रल बॉन्ड कांग्रेस ने लिया हो, बीजेपी ने लिया हो, टीएमसी ने लिया हो, बीफ कंपनी से कौन लिया वो मेरे को बताइए। बीफ कंपनी से लिया, बीफ कंपनी के अलावा और भी चंदा हो या फिर आप बोले कि क्या बोलते हैं दान, मैंने लिया कौन? मैंने वही कहा ना, जो लिया उसका नाम। मैंने वही कहा। सही क्या है गलत? मैंने वही कहा, टीएमसी का भी जरा निकाल लीजिए। टीएमसी ने किससे मैं पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। चंदा किसी ने भी लिया हो, वो दान किसी ने बिजनेसमैन बीफ कंपनी से कौन लिया? अरे भाई जिसने भी लिया, मैं कह रहा हूँ जिसने भी लिया। बीजेपी ने लिया। खुल के कहने में डर लगता है इन्हें, हमें कोई डर नहीं है। बीफ कंपनियों से चंदा, अल कबीर नाम की कंपनी है, उसमें आरएसएस के लोग शामिल है और बीजेपी के लोग शामिल है उस पार्टी में। और जो इसकी कंपनी है पूरी की पूरी पिंक रिवॉल्यूशन का जिसको नाम दिया गया था, बाकायदा 2014 में मोदी जी का बयान है ट्विटर पे, और उन्होंने बोला था कि लोगों को मास्क खाने को नहीं मिलता, हमारे यहाँ मास्क की प्रोटेक्शन कम है, हम पिंक रिवॉल्यूशन लाएंगे और मास्क का प्रोटेक्शन बढ़ाएंगे। जिस चीज पे आज ये रो रहे हैं ना कि नवरात्रों में कौन मटन खाता है कौन चिकन खाता है, तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। उस वक्त भी नवरात्रे चल रहे थे 2013 में, आपको निकाल के दिखाऊं मोदी जी का ट्वीट। और सबसे बड़ा चंदा के लाभार्थी जो है बीफ कंपनियों से बीजेपी है। कि हाँ ब्राह्मण कहता है, जनेऊ यहाँ बाहर लटका के चलता है और कहता है मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ये ब्राह्मण हूँ, और वो जाकर के सावन में मटन खा के वीडियो बना रहा है, वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। कौन बनाया सावन में? जिसने जो भी है, और क्या राहुल गांधी का जो वीडियो वायरल हुआ है सावन में, किसने क्या खाया किसने क्या बनाया। और ये खाने की बात कर रहे हैं, हमारे पूरे भारत के संविधान में कहीं भी कुछ ऐसा लिखा है कि पब्लिक प्लेस पे ये चीज नहीं बिकेगी या पब्लिक प्लेस पे ये चीज नहीं खाई जा सकती। इस कोने से लेकर उस कोने तक लगातार दुकानें खुली हुई हैं, वेज की भी नॉन वेज की। दुनिया खड़े होकर खाती है, बैठ के भी खाती है, पीछे जामा मस्जिद। खाने पीने पे कौन रोक लगाने का क्या मतलब है भैया किसी का। और रही बात ये सावन और उसकी नवरात्रों की बात कर रहे हैं, तो इनको ये नहीं पता कि मैथिली ब्राह्मण जो होते हैं सारे के सारे खाते हैं नवरात्रों में। बंगाली ब्राह्मण होते हैं नवरात्रों में, बाकायदा जब नवदुर्गा के पंडाल लगते हैं उनके पंडालों में ही मांस मछली चिकन सब बिक रहा होता है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, वो बाकायदा भोग लगाते हैं माता को। और सबसे बड़ी बात, अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, ये रहा हमारा पांडवकालीन मंदिर भैरव बाबा का, वहां देखो अभी भी शराब चढ़ रही है, कौन रोकेगा। अब खाना पीना आस्था ये अपने सबके अपने पर्सनल विषय हैं, कौन क्या खा रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं। अगर आप मीट खा रहे हो और मुझे पसंद नहीं है, मैं अपना मुंह फेर लूंगा, भैया तू खाता है मेरे से क्या लेना देना तेरा, बात खत्म। और मैं तुझे कहूंगा नहीं तू मत खा, मैं तो शाकाहारी तू भी खा। बेतुकी बात है यार, हद हो गई, बिल्कुल बेतुकी बात है कि कौन क्या खाएगा कौन नहीं खाएगा। वो मीट खा रहा है तो इसलिए मुझे वोट मत दो, उसको वोट मत दो मुझे वोट दो। कोई सेंस है इस बात की यार, कोई सेंस है? मतलब सारे मुद्दे कौन हो गए, बेरोजगारी गई तेल लेने, भ्रष्टाचार गया तेल लेने, और वो भुखमरी इंडेक्स गया तेल लेने, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स गया तेल लेने। बस ये क्यों बता दिया कि तू मीट क्यों खा रहा है सावन में। और आंदोलन में पूरा विपक्ष समर्थन कर रहा था कि मोदी जी को बातें मान लेनी चाहिए, किसानों की मांगे जायज है। जब किसानों की सारी मांगे जायज थी, आज कांग्रेस अपने घोषणा के पत्र में कह रही है कि मनरेगा के तो 400 मजदूरी देंगे, और किसान 700 मांग रहे थे। मोदी जी से कह रहे थे 700 दो, और तुम्हारी देने की बारी है तो 400 दो। मनरेगा में अपनी वो मांगे, किसान मनरेगा में काम ही नहीं करते। मनरेगा में काम कौन करता है? जिसके पास खेती है, मजदूर काम करते हैं। और दूसरी चीज, उन्होंने इनका घोषणा पत्र तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा होता तो उन्होंने साफ साफ लिखा है हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे हर फसलों पे जिसपे किसान एमएसपी मांग रहे हैं, हम उन पे गारंटी देंगे, हम उन पे गारंटी देते हैं, एमएसपी की गारंटी देते हैं, हम एमएसपी की गारंटी देते हैं, सारी पूरी करेंगे। अरे क्लियर क्या बोला जो एमएसपी, अरे लिखने में क्या था, जब टमाटर पे अलग था इस पे अलग था, सीधा बोल देते किसान टू आंदोलन में जो थी सारी पूरा करेंगे। सवाल सुनिएगा कि सिर्फ चिल्लाना है? हाँ बताइए क्या सवाल है, बताइए। इलेक्शन आ रहा है जी, इलेक्शन में बात किस पे होनी चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी, इस पे होनी चाहिए ना जी, विकास पे। तो यार चिकन मटन मछली पे क्यों हो रहा है? नहीं, सब पे होना चाहिए, सब पे होना चाहिए। देखिए ऐसा है ना, आपने 5 मिनट भाषण दिया चिकन मटन मछली पे। नहीं, धर्म से ही राष्ट्र है, राष्ट्र से धर्म नहीं। कहाँ सीखा? धर्म से ही राष्ट्र है, राष्ट्र से धर्म नहीं। कहाँ सीखा? और अर्थ नहीं उस राष्ट्र का जहाँ सुरक्षित धर्म नहीं। बड़ी पुरानी आपने एक बात सुनी होगी ना, सुनिए अब ये सारी बात को मैं सबसे इनको बताता हूँ, क्लियर बता देता हूँ इन्हें। जननी जन्मभूमि, सुनिए आराम से भाई, संस्कृत का श्लोक है भैया, एक मिनट सुन जाओ आराम से, सुनो सुनो सुनो,
सुनो, राष्ट्र कहाँ से आता है ये नहीं सुनेंगे। जननी जन्मभूमि च स्वर्गाति गरिष्यसि, मतलब जननी और जन्मभूमि का स्थान जो है स्वर्ग से भी ऊपर होता है। तो यानी कि जो हमारी जन्मभूमि और राष्ट्र से पहले आता है ना, जब हम राष्ट्र का धर्म निभाएंगे तो अपना धर्म तो हमारा अपने आप ही निभ जाएगा। धर्म हमारा क्या होता है? क्या आपने कभी महाभारत में किसी धर्म विशेष की व्याख्या होते हुए देखी? पूरे महाभारत में उन्हें युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था। उन्होंने क्या बोला? माता पिता की आज्ञा मानो, ये धर्म है। बड़ों का सम्मान करो, ये धर्म है। छोटों को प्यार दो, ये धर्म है। अपने साथियों को सम्मान रखो, ये धर्म है। दोस्ती को निभाओ, ये धर्म है। राष्ट्र धर्म में अगर आपको जिम्मेदारी मिल गई है, आपको अगर राष्ट्र के लिए अपना सर कटाना पड़े तो ये धर्म है। उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा था कि जाके दूसरे धर्म के आगे खड़े हो जाओ, शोर मचाओ, जय श्री राम गाओ, बिल्कुल नहीं। धर्म हर वो चीज है जो आपके लिए न्याय संगत है, हर वो चीज है जो आपके लिए सुटेबल है। धर्म वो चीज है कि आपके पास 4 रोटी है और आप भूखे को खाना खिला सकते हो और आपने 2 रोटी उसको दे दी, तो ये धर्म है। ये धर्म नहीं है कि यार ये तो विधर्मी है, मैं तो 4 रोटी अकेला खाऊंगा, इसको कौन, ये तो मरता रहे भूखा। अगर कोई रास्ते में गरीब आदमी पड़ा है और आपके पास एक चादर एक्स्ट्रा है, आपने उसे चादर उड़ा दी, तो ये धर्म है। धर्म ये नहीं है। और धर्म तभी पालन होगा जब हम राजधर्म का पालन करेंगे। राष्ट्र क्या होता है? इस कोने से उस कोने, इस कोने से उस कोने, हम सब राष्ट्रीय तो हैं। अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, राष्ट्र के लिए एकनिष्ठ रहेंगे, एक कर्तव्य रहेंगे, तो हमारा राष्ट्र तो अपने आप ही फल फूल जाएगा। हमारा राष्ट्र धर्म सर्वोपरि हो गया। हमारा धर्म तो उसके अंदर में आता है। सबसे पहले राष्ट्र धर्म है, बाकी सारे धर्म उसके बाद आते हैं भाई। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो धर्म क्या कर लोगे? चलिए भैया।